Let's start today's class. What we have seen yesterday, no, sorry, a day before yesterday. Pre-operative. Pre-operative was already completed. We have started intra-operative. Then, और वो असेसमेंट देखा था एज पर सिस्टम. okay, system-wise care हमने देखी थी in the post-operative phase. So, as a nurse, what is our responsibility or intra-operative care we should do in the patient? इंट्राऑपरेटिव केयर आप क्या दोगे पेशेंट को? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमें ध्यान रखनी है, रॉन्ग साइट और रॉन्ग सर्जरी ना हो जाए। तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स करोगे, कितनी बार इंश्योर करना है? बार बार. 3 बार। वी हैव टू चेक 3 टाइम्स। पहले कब करोगे? जब पेशेंट ओटी रूम में, दैट इज प्री ऑपरेटिव एरिया में आता है, तब यू विल चेक। देन आप उसको ओटी थिएटर में, ऑपरेटिंग रूम में ले जाते हो, तब चेक करना है। और जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ सर्जरी, सर्जरी स्टार्ट होने से पहले आपको चेक करना है। सो 3 टाइम्स यू आर चेकिंग टू प्रिवेंट द रॉन्ग साइट एंड रॉन्ग सर्जरी। फिर क्या चेक करना है आपको? फिर क्या चेक करना है आपको? आइडेंटिफिकेशन बिल, पेशेंट सेम है या नहीं। जो आइडेंटिफिकेशन बिल पर नाम लिखा है वो ही पेशेंट है या नहीं, वो चेक करना है। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन इंट्राऑपरेटिव केयर? patient identity and surgical. यस, क्लाइंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, रॉन्ग क्लाइंट ना हो। और सर्जिकल साइट भी कौन सी है वो भी, उसका भी वेरिफिकेशन करना चाहिए हमें, सो रॉन्ग साइट पर सर्जरी ना हो जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड। फिर हमने पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखी थी। व्हाट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर? व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट ऑपरेटिव केयर? Care after client surgery. ओके, ओनली आफ्टर फॉर 2-3 days सर्जरी के बाद? No. जब तक क्लाइंट डिस्चार्ज नहीं हो जाता, घर नहीं चला जाता, तब तक का जो फेज है आफ्टर सर्जरी, दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सर्जरी के बाद क्लाइंट जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाता, उतने टाइम जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर। फिर हमने सिस्टम वाइज केयर देखी थी कि इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम, जीआई सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमें क्या पोस्ट ऑपरेटिव केयर ध्यान देनी है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में व्हाट इज इंपॉर्टेंट रेड पॉइंट? Sound. लंग साउंड्स, यस। सो कैसे ये आइडेंटिफाई करना है आपको? इफ यू आर ऑस्कल्टेटिंग, स्ट्राइडर, wheezing और crowning, it indicates Partial obstruction. partial obstruction, yes. It may be due to bronchospasm or laryngospasm, or maybe ज्यादा excessive mucus हो। In short, partial obstruction हो गया है due to any reason। फिर crackles और ronchi आपको सुनाई दे, ऑस्कल्टेट करो, तो what does it indicate? Atelectasis, then Pneumonia and pulmonary edema. yes, pneumonia and pulmonary edema। फिर आप क्या चीज चेक करोगे इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या केयर दोगे आप? Airway एयरवे पेटेंसी हमें ध्यान रखना है। फिर auto supply. O2 सप्लाई अगर चालू हो सर्जरी के बाद, देन वी हैव टू गिव। फिर जो आप नॉर्मल प्रैक्टिकल सिनेरियो में करते हो वही करना है। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, डीप ब्रीथिंग, कॉफिंग एक्सरसाइज, वो सब आप पोस्ट ऑपरेटिव फेज में स्टार्ट कर दोगे, जो आपने ऑलरेडी सिखाया था इन पोस्ट प्री ऑपरेटिव पीरियड। नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स। आपको रेस्पिरेटरी रेट चेक करना होगा। इट शुड बी नॉट लेस देन 10 In greater than 30.
यस, बिकॉज पेशेंट वेंटिलेटर पर था, सो इट माइट हैपन कि पेशेंट की 10-11 भी रेस्पिरेटरी रेट्स आए कई बार, बिकॉज अभी लंग्स प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में नहीं है। जैसे जैसे पेशेंट के लंग्स वर्किंग कंडीशन में होंगे, धीरे धीरे से रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा। So normal respiratory rate is, we know कि 12 to 20, but after surgery it may be greater than 20 and less than 12. So हमारी सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव फेज में हमें 10 to 30 ध्यान में रखना है। 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 10 से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, इट शुड बी बिटवीन 10 to 30। 10 से ज्यादा होनी चाहिए, सो 10 से कम नहीं होनी चाहिए, और 30 से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर अगर पेशेंट का SpO2 95 या उससे कम है, या फिर जो पेशेंट का जो पहले आया था प्री ऑपरेटिव फेज में रीडिंग उससे कम है, सो व्हाट यू विल डू? to PH. Yes, we have to immediately notify the PHCP surgeon, और जिन लोगों ने एनेस्थेशिया दिया है, एनेस्थेशिया टीम को हम नोटिफाई करेंगे। अगर पेशेंट की कंडीशन और डिटेरियोरेट हो रही है, देन Emergency. Rapid response team. yes, we have to activate the rapid response team। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप क्या चेक करोगे, क्या केयर दोगे? Circulation. Yes, we have to identify circulation। Pulse. Pulse करोगे? Refill time. Sorry, Capillary refill time. yes, capillary refill time चेक करोगे आप। Bleeding signs. Absence of edema. Yes, bleeding और bleeding के signs, absence of edema, numbness, tingling sensation। bleeding के signs कैसे monitor करोगे? What are the signs of bleeding? Internal hemorrhage और bleeding के signs क्या है? Tachycardia. Yes, Apnea. yes, Hypertension. yes। So these are the three classical signs for internal bleeding or hemorrhage। So you have to identify that। फिर कार्डियक डिस्ट्रीमियास चेक करना है, पेशेंट को हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन क्या है वो चेक करना है। मेजर कॉम्प्लिकेशन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होती है? जब पेशेंट लॉन्ग टर्म से एक ही पोजीशन में हो, लाइक लिथोटॉमी पोजीशन, और पेशेंट बेड रिडन हो जाए, तो क्या कॉम्प्लिकेशन है मेजर? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यस। तो उस वो हमें प्रिवेंट करना है, एम्बोलिज्म ना हो जाए वो प्रिवेंट करना है। सो व्हाट यू कुड डू, आपको लगता है कि ये पेशेंट को VTE का रिस्क है, व्हाट इज VTE? Venous thromboembolism. वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म उसका रिस्क है। सो प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स आप क्या करोगे, प्रिवेंटिव मेजर्स? Stockings. Anti-embolism. यस, एंटी एम्बोलिज्म, स्टॉकिंग्स, देन DVT pump. DVT पंप, यस, Early ambulation. अर्ली एम्बुलेशन, यस, Anticoagulant leg exercise. यस, एंटीकोएगुलेंट्स दैट इज ड्रग थेरेपी, ये सब प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स है। तो उससे VTE का रिस्क है वो कम हो जाएगा। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आप क्या केयर करोगे? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आप, सॉरी, Movement of extremities. यस, मूवमेंट कैसी है एक्सट्रीमिटीज की वो चेक करोगे। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो तो अर्ली एम्बुलेशन करवाना है एज सून एज पॉसिबल। कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो वी कैन नॉट गो फॉर अर्ली एम्बुलेशन। पोजीशन रिलेटेड क्या ध्यान रखना था? Supine position avoid करवानी. यस, अवॉइड सुपाइन पोजीशन। Surgeon prescription is needed for position. यस, हर प्रोसीजर के बाद, हर सर्जरी के बाद देयर माइट बी डिफरेंट पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट, सो वी हैव टू ऑलवेज फॉलो द सर्जन प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर ने कैसी पोजीशन देने के लिए बोला है वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होगी। जब तक कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो, तो कौन सी कॉमन पोजीशन है जो आप इजीली सब पेशेंट को दे सकते हो? Semi Fowler. No Fowler. Low यस, लो फाउलर्स पोजीशन। उससे बेनिफिट क्या होगा? Lungs expand. यस, लंग एक्सपांशन को ज्यादा स्पेस मिलेगी। जब पेशेंट इनहेल करेगा तो लंग एक्सपांड होने के लिए उसको ज्यादा स्पेस मिलेगी, सो दैट इज द गुड पोजीशन। सो हमें वो अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो तो हमें वो पोजीशन देनी है, दैट इज द बेस्ट। वी हैव टू अवॉइड सुपाइन पोजीशन। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जो बेड से बाहर नहीं निकल सकता है, तो ऐसे पेशेंट को क्या करोगे आप? Change करवानी position. To turn करवानी. Yes.
टर्न एवरी 1 to 2 आवर। सो एवरी 1 to 2 आवर आपको पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी होगी, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप पेशेंट को मूव नहीं कर सकते, लाइक स्पाइनल सर्जरी और वैसी सर्जरी हो, तो जैसा पेशेंट सुपाइन और सुपाइन ही रखना है हमें। वी कैन नॉट टर्न द क्लाइंट ऑल्सो। सो कैसी सर्जरी की गई है और कैसा प्रिस्क्रिप्शन है, इट विल डिपेंड ऑन द सिनारियो। आपको जब क्वेश्चंस में पोजिशनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सिचुएशन पढ़नी है। इट इज नॉट लाइक दैट कि ये पोजीशन सब में अप्लाई होगी, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको सिचुएशन क्या है, सिनारियो क्या है, वो इजीली पढ़ना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या लिखा है, फिर आपको अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन डिसाइड करनी है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में आप क्या चेक करोगे, क्या केयर दोगे पेशेंट को? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करना, यस, वी हैव टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सेंसेशन, सेंसेशन चेक करना है। यस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, यस, ओरिएंट भी करवाना है क्लाइंट को। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस असेस करोगे बिकॉज आफ्टर सर्जरी पेशेंट बिकम कंफ्यूज, so we have to orient the client. Older people may take longer. लॉन्गर, Longer. Yes, older people है, उनको थोड़ी देर लगेगी ओरिएंट होने में कंपेयर टू यंगर एडल्ट्स। फिर जितना हो सके उतनी बार पेशेंट को आपको उठाने का ट्राई करना है। यू हैव टू वेक अप द क्लाइंट। जब तक वो कंप्लीटली फुल्ली अवेकन नहीं हो जाता तब तक आपको फ्रिक्वेंटली उसको उठाना है। फिर सॉरी, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग यू। स्पीक इन सॉफ्ट टोन, यस, स्पीक इन सॉफ्ट टोन। यस, हमें सॉफ्टर टोन में बोलना है और एक्सेसिव नॉइज अवॉइड करना है। एनेस्थेशिया की वजह से हाइपोथैलेमस का फंक्शन सप्रेस हो जाएगा, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। Hypothermia. यस, सो हमें वार्म ब्लैंकेट्स और वो सब भी प्रोवाइड करना होगा। मोटर फंक्शन चेक करोगे थ्रू एक्टिव और पैसिव आरओएम। टेम्परेचर कंट्रोल, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आफ्टर सर्जरी द मेजर कंसर्न इज हाइपोथर्मिया। what are the causes for hypothermia after surgery? क्यों होता है hypothermia? What is the rationale for that? एनेस्थेशिया, Anesthesia की वजह से। कूल टेम्परेचर्स, Full temperature. ओटी का जो रूम होता है वो बहुत ही कूल एनवायरनमेंट होता है। और थर्ड रीजन इज Exposure skin and internal organ. पेशेंट की स्किन, पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स वो कूल एनवायरनमेंट में एक्सपोज है। सो दिस आर द 3 रीजंस जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोथर्मिया होगा। सो व्हाट यू कैन डू? वार्म ब्लैंकेट, वार्म वार्मर, ब्लैंकेट्स, यस, वार्मर, वार्मर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंट टेम्परेचर इंक्रीज, यस, यस, हम रूम का भी टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज एंग्लेक्स कंट्रीज में हीटर्स होते हैं रूम में, सो वो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, ऑक्सीजन देंगे। और पेशेंट को सीवरिंग ज्यादा होता है तो हम मेडिकेशंस भी देंगे। इंडिक्यूमेटरी सिस्टम में आप क्या चेक करोगे, क्या केयर दोगे आप? साइड ड्रेन, वुंड असेस करवाना, ये सर्जिकल साइट, सर्जिकल ड्रेन्स जो भी लगाई गई है, और वुंड कैसा है, ड्रेसिंग, उसको असेस करना है। क्या असेस करोगे वुंड में? साइट में, सर्जिकल साइट जहां पर सर्जरी की गई है उसमें क्या असेस करोगे आप? Reader रेड, sign. रीडा टेंडरनेस, स्कोर। यस, रीडा स्कोर आप चेक करोगे। और जो वुंड में से डिस्चार्ज हो रहा है सो उसमें नॉर्मल क्या होना चाहिए? सीरसनेस, सीरोसैंगनियस, यस, सीरस डिस्चार्ज होना चाहिए या सीरोसैंग्विनियस होना चाहिए। अदर देन उसके अलावा कोई भी हो तो यू हैव टू नोटिफाई द पीएचसीपी। फिर जो भी स्किन है, रेडनेस, एब्रेशंस, वो हमें चेक करना होगा। बॉडी टेम्परेचर चेक करना होगा और वुंड भी चेक करना होगा फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो जाएगा तो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली आफ्टर सर्जरी पेशेंट की बॉडी कूल होती है, बट पेशेंट की बॉडी वार्म है तो इट इंडिकेट्स कि पेशेंट को सर्जिकल साइट में इंफेक्शन हो गया है। तो बॉडी टेम्परेचर चेक करना होगा और वुंड भी चेक करना होगा, डिस्चार्ज कैसा है। जो भी ड्रेनेज निकलता है वो हमें उसका अमाउंट, कलर, कंसिस्टेंसी, ओडर, वो सब नोट डाउन करना होगा। ड्राई इंटेक ड्रेसिंग हमें मेंटेन करना होगा यूजिंग 2 टेक्निक्स, स्टेराइल एंड क्लीन। वी नो व्हाट इज स्टेराइल एंड व्हाट इज क्लीन। जो भी ड्रेसिंग है हमें
जितना देर में प्रिस्क्राइब किया है, लाइक सर्जन ने बोला हो कि एवरी 4 आवर एवरी शिफ्ट यू हैव टू चेंज द ड्रेसिंग बिकॉज डिस्चार्ज हो रहा है, सो ड्रेसिंग गीला हो जाएगा, उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे। सो वेन एवर यू आर चेंजिंग द ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, जब आप चेंज कर रहे हो, जब आप निकालते हो, सो यू हैव टू चेक कि कैसी ओडर है, कैसा डिस्चार्ज है। आपको सूचर्स भी चेक करने होंगे कि वो इंटेक्ट है या नहीं, या फिर डाइजेशन हो गया है। सो वो सब आपको चेक करना है। देन वो ड्रेन्स है वो भी पेटेंट होनी चाहिए, मूव नहीं, लाइक उसमें से जो डिस्चार्ज है, ड्रेन्स इसे क्यों लगाते हैं ड्रेन्स? કે જો હીલિંગ જલ્દી પ્રોપર થઈ જાય એના માટે જે ડિસ્ચાર્જ और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा अंदर, जब सर्जरी के वक्त अंदर जो डिस्चार्ज और वेस्ट प्रोडक्ट था वो निकल कर ड्रेन में आ जाए। सो अगर ड्रेन ही पेटेंट नहीं होगी, सो जो डिस्चार्ज है वो बाहर नहीं निकलेगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि वुंड ड्रेन्स पेटेंट हो, और कितना अमाउंट आया था, कैसा कलर था, क्या था, वो सब हमें मेंशन करना होगा, डॉक्यूमेंट करनी होगी। जो क्लाइंट्स ओबेस होते हैं उनके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? बेल्ट। तो दे आर कॉल्ड एज, बेल्ट को क्या बोलोगे? abdominal binders abdominal binders, yes. So वो क्यों यूज करना है? फ्यूचर ने एजिस प्रिवेंट करवा માટે सूचर की एजिस है वो सेपरेट ना हो जाए, सो देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज ડેહિસ यस। तो सूचर डेहिसेंस ना हो जाए, इंसिजन जो था वो डेहिसेंस ना हो जाए, उसके लिए हमें एब्डोमिनल बाइंडर्स यूज करना है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमें मेंटेन करना है। फिर जीआई सिस्टम में आप क्या चेक करोगे? ઇન્ટેક આઉટપુટ નોઝિયા एक વોમિટિંग आउटपुट, नोजिया, वॉमिटिंग। फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैग रिफ्लेक्स गैग रिफ्लेक्स चेक करना है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन एब्डोमिनल डिस्टेंशन चेक करोगे आप। tubings and their placements यस, अगर एनजी ट्यूब है तो वो हमें पेटेंसी चेक करनी है। फिर vowel sound, passage of flatulence, यस, पैसेज ऑफ फ्लैटर्स, बॉवल साउंड, वो हमें चेक करना है। oral care ओरल केयर फ्रीक्वेंटली देनी है, every 1 to 2 hours। देन व्हाट अबाउट एनपीओ स्टेटस? feel NBM if peristalsis movement and gag reflex यस, गैग रिफ्लेक्स और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती, वी हैव टू मेंटेन एनपीओ स्टेटस इन द पेशेंट। इफ ईदर ऑफ द वन इज एब्सेंट, यू कैन नॉट स्टार्ट द फूड और फ्लूइड्स। वो हमें खास याद रखना है, दोनों चीज नॉर्मल होनी चाहिए, सिर्फ एक होगी तो भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। जब आप एनपीओ स्टेटस ब्रेक करते हो तो पहले क्या देना है पेशेंट को? clear liquid क्लियर लिक्विड। Yes, then we have to move to the full diet according to patient tolerance. अगर पेशेंट फुल डाइट टॉलरेट नहीं कर सकता, सिर्फ सेमी सॉलिड तक टॉलरेट कर सकता है, तो वहां तक ही जाना है। सो अकॉर्डिंग टू टॉलरेंस और प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि सेमी सॉलिड से ज्यादा आगे नहीं जाना, तो वहां तक ही दोगे आप। फिर एस्पिरेशन का रिस्क प्रिवेंट करने के लिए कौन सी बेस्ट पोजीशन है? sideline साइडलाइन पोजीशन। हमें पता है कि जब भी सीजर्स में या कहीं पे भी वॉमिटिंग के रिस्क हो तो हमें तुरंत साइडलाइन पोजीशन देनी है टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? do not after irrigate gastric NG tube surgery, do not irrigate the tube. यस, गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद मोस्ट कॉमनली एनजी ट्यूब प्लेसमेंट होती है, और समटाइम्स उसको कंटिन्यूअस सक्शन में भी रखते हैं। सो जो जैसा है वैसा ही रहने देना है, हमें मूव भी नहीं करनी, इरिगेट भी नहीं करनी, और सक्शनिंग भी नहीं करना। जब तक हमें ऑर्डर ना दिए जाए तब तक हमें कुछ नहीं करना, जैसा है एज इट इज वो हमें रहने देना है। रीनल सिस्टम में हमें क्या चेक करना था, क्या केयर देनी थी? bladder distension वी हैव टू असेस फॉर द ब्लैडर डिस्टेंशन। फिर urine output इंडेक यूरिन आउटपुट हमें चेक करना है, इट शुड बी 30 ml 30 per hour ml पर आवर। 30 ml पर आवर, उससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट इवन 29 ml। पेशेंट को कैथेटर होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना भी यूरिन आएगा तुरंत वो निकल जाएगा। बट पेशेंट को कैथेटर नहीं है तो पेशेंट खुद से अवॉइड करने जाएगा। सो एक्सपेक्टेड टाइम कितना है, उतने घंटे में वो कर लेता है। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम? 6 to 8 6 to 8 hours। 6 to 8 आवर्स में पेशेंट को अर्ज होगी, उतने टाइम में एनेस्थेशिया की इफेक्ट कम हो जाएगी,
और पेशेंट को सेंसेशन आएगा कि नाउ ही और शी वांट्स टू पास द यूरिन। अगर 8 आवर्स हो गए फिर भी पेशेंट को सेंसेशन नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स कि पेशेंट को यूरिन पास हो जाए। वी हैव टू मेक द पेशेंट पास द यूरिन। हमें टैप वाटर स्टार्ट करना होगा, फिर हम कैथेटराइज कर सकते हैं। कैथेटर लास्ट में करोगे, पहले ऑलवेज नॉन इन्वेजिव फर्स्ट, देन हमने प्रायोरिटी में देखा था लीस्ट इन्वेजिव ऑलवेज कम्स फर्स्ट देन इन्वेजिव। तो पहले टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर कर लो, फिर पेशेंट के ऊपर वार्म वाटर पोर कर सकते हो, पेशेंट को ऐसे मसाज कर सकते हो ब्लैडर पर। देयर आर डिफरेंट वेज। अगर उससे नहीं होता देन यू हैव टू लास्ट गो फॉर द कैथेटराइजेशन। सिंगल ल्यूमेन जो कैथेटर होता है in Indian hospitals, normally they used to say as K90 catheter. So single lumen catheter होता है, सिंगल टाइम यूज होता है, जैसे इंसर्ट किया ब्लैडर खाली हो जाएगा, then it's fine. Okay, any doubt till this? No, ma'am. Okay, so let's start pain management. ओके, सो वी नो कि आफ्टर सर्जरी पेशेंट को पेन होगा। सो पेन मैनेजमेंट में हमें क्या केयर करनी है? इट आल्सो कम्स इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर. So assess the type of anesthetic used and pre-operative medication that the client received, and note whether the client received any pain medication in the post-anesthesia period. For older adults, डोजेजेस में नीड टू बी एडजस्टेड. हमें चेक करना होगा, असेस करना होगा कि पेशेंट को कौन से टाइप का एनेस्थेटिक यूज किया है. आपको पता होगा कि अगर जनरल एनेस्थेसिया यूज किया गया होगा तो पेशेंट को आफ्टर सर्जरी पेन फील नहीं होगा, बिकॉज पेशेंट अभी भी एनेस्थेसिया की इफेक्ट में ही है, उसको कुछ सेंसेशन नहीं होगा. जैसे जैसे एनेस्थेसिया की इफेक्ट कम होगी देन पेशेंट विल एक्सपीरियंस द पेन. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एनेस्थेटिक यूज किया है, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन कौन सी दी है. समटाइम्स एनाल्जेसिक्स प्री ऑपरेटिव फेज में ही दे देते हैं. फिर वो भी हमें चेक करना होगा कि पेशेंट को पोस्ट एनेस्थेसिया पीरियड, लाइक सर्जरी के बाद वो पोस्ट एनेस्थेसिया रूम में रखते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव रूम में रखते हैं पेशेंट को, तो वहां पर कोई एनेस्थेसिया दिया गया है या नहीं वो हमें चेक करना होगा. अगर पेशेंट को पोस्ट एनेस्थेसिया पीरियड में एनाल्जेसिक्स दिया गया है, सो पेन मेडिकेशंस दी गई है, तो हमें तुरंत नीचे लाके पेशेंट को वार्ड में लाके हम फिर से मेडिसिन नहीं दे सकते. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. जो भी ओल्डर एडल्ट है उनमें डोजेजेस थोड़े ऑल्टर होंगे, एडजस्टमेंट होगा, बिकॉज दे आर नॉट लाइक younger adults. So we have to alter or adjust the dosages. Assess for pain and inquire about the type and location of pain. Ask the client to rate the degree of pain on a scale of 1 to 10, with 10 being most severe. जब भी पेशेंट की एनेस्थेसिया इफेक्ट कम हो जाएगी तो पेशेंट आपसे बात कर पाएगा और उसको भी अभी पेन एक्सपीरियंस होगा. सो वी हैव टू असेस फॉर द पेन. पेशेंट को क्वेश्चन करना है कि कहाँ पर पेन हो रहा है, कैसे टाइप का पेन हो रहा है, लाइक थ्रॉबिंग पेन, पल्सेटिंग पेन, एकिंग पेन, कैसा पेन हो रहा है. और पेशेंट को रेट करना है कि 1 to 10 में कितना पेन हो रहा है. अगर आपको रेट देना हो तो कितना दोगे? 10 is for most severe type of pain. If the client is unable to rate the pain using a numerical pain scale, use a descriptor scale that lists the words that describe different levels of pain intensity, such as no pain, mild pain, moderate pain, severe pain, or other available pain rating scales. अगर पेशेंट ऐसे जजमेंट नहीं ले पा रहा है, लाइक 1 to 10 में पेशेंट को पता नहीं है कि कितना रेटिंग देना है, तो आप डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेन स्केल है वो भी यूज कर सकते हो. लाइक पेशेंट को पूछना है आपको कि आपको पेन, नो पेन, देयर इज नो पेन, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन कि सीवियर पेन, कैसा पेन है आपको, वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो. Monitor for objective data related to pain, such as facial expression, body gestures, increased pulse rate, increased blood pressure, increased respiration, restlessness, profuse sweating, confusion, and moaning and crying. पेन रिलेटेड आप दूसरे भी ऑब्जेक्टिव डेटा ले सकते हो. ऑब्जेक्टिव डेटा मीन्स આપણે ऑब्जर्व करिए. वी कैन ऑब्जर्व इन द पेशेंट. सो पेशेंट, आप क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे रिलेटेड टू पेन? तो पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे, बॉडी जेस्चर भी पेन की वजह से चेंज हो जाएगा, टैकीकार्डिया एक्सपीरियंस करेगा पेशेंट, हाइपरटेंशन और टैकीपिनिया वो भी पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू पेन. रेस्टलेस हो जाएगा पेशेंट एकदम,
प्रोफ्यूज स्वेटिंग होना चालू हो जाएगा, पर्सपिरेशन हो जाएगा ड्यू टू पेन, पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा, मोर्निंग और क्राइंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स निकालेगा पेशेंट इन पेन। आपको पता है कि पेन होता है तो कैसे डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं, तो पेशेंट भी वैसा ही करेगा। इंक्वायर अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द लास्ट पेन मेडिकेशन, पहले जो पेन मेडिकेशन दी थी लास्ट टाइम, सो उसकी इफेक्टिवनेस कैसी थी, लाइक कितने टाइम तक आपको अच्छा लगा, क्या था, वो भी आपको इंक्वायर करना होगा। असेस रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन saturation and level of consciousness, and note if or when last medication was given prior to administering pain medication, administer pain medication as prescribed। पेशेंट बोले कि मुझे पेन हो रहा है, so directly don't give the pain medication, you have to first confirm कि last time कब दी गई थी। you have to maintain the gap between two medications, it is not like कि 1 घंटे पहले ही दी थी तो पेशेंट फिर भी पेन की कंप्लेन कर रहा है, so you are administering the second dose, it is not like that। before administering the pain medication always ask last time कब दी गई थी, एंड देन आप पेन मेडिसिन दे सकते हो, पेन मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने बोला हो कि एवरी 4 आवर, एवरी 6 आवर्स, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको पेन मेडिसिन देनी होगी। Ensure that the client with a patient control analgesia pump understands how to use it। Yes, अगर पेशेंट को ऑलरेडी पीसीए पंप है, सो वो इंश्योर करना होगा कि पेशेंट को पता है कि कैसे यूज करना है। दो वी हैव टीच द पेशेंट इन द प्री ऑपरेटिव फेज, हमने प्री ऑपरेटिव फेज में ही पेशेंट को सिखा दिया था कैसे यूज करना है, बट फिर से आपको इंश्योर करना होगा कि पेशेंट को पता है कैसे यूज करना है। If an opioid has been prescribed after administration, assess the client every 30 minutes for respiratory rate and pain relief। अगर ओपियोइड यूज किया गया है पेन रिलीफ के लिए, हायर डोज एनाल्जेसिक्स, ओपियोइड्स आर हायर डोज एनाल्जेसिक्स, तो वो प्रिस्क्राइब किया है। सो जब भी आप ओपियोइड्स देते हो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन यू हैव टू असेस एवरी 30 मिनट्स, ये खास याद रखना। ओपियोइड्स देने के बाद आपको एवरी 30 मिनट्स पेशेंट को चेक करना होगा। क्या चेक करोगे? उसका रेस्पिरेटरी रेट एंड पेन रिलीफ। व्हाई यू आर असेसिंग द रेस्पिरेटरी रेट? Respiratory depressed से यस, ओपियोइड्स है वो डिप्रेस कर देंगे पेशेंट को, सो रेस्पिरेटरी रेट विल आल्सो गेट डिप्रेस, सो रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है। अगर रेस्पिरेटरी रेट उस टाइम 12 से कम हो जाएगा, देन यू कैन नॉट एडमिनिस्टर द सेकेंड डोज ऑफ ओपियोइड्स। यू हैव टू नोटिफाई द पीएचसीपी कि पेशेंट ओपियोइड की वजह से डिप्रेस्ड हो गया है, उसके सारे जो सिस्टम है, बिकॉज वो डायरेक्टली ब्रेन पर अफेक्ट करेंगे, और जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल्स है ब्रेन में वो सब डिप्रेस हो जाएंगे। और पेन रिलीफ हुआ कि नहीं वो भी आपको चेक करना है। ओपियोइड्स देने के बाद नॉर्मली पेन रिलीफ हो जाना चाहिए, सो पेन रिलीफ हुआ कि नहीं वो भी आपको चेक करना है। यूज नॉन इन्वेजिव मेजर्स टू रिलीव द पोस्ट ऑपरेटिव पेन, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, गाइडेड इमेजरी, comfort measures, positioning, back rubs, heat or cold therapy, and a quiet and restful environment. Always use non-invasive measures first, then invasive measures. पहले non-invasive measures से आपको use करना है to relieve the post-operative pain. There are many methods like distraction method use कर सकते हो, relaxation, guided imagery, comfort measures, positioning, फिर back rub भी आप कर सकते हो patient को, heat or cold therapy, quiet and restful environment. So these are the methods, various methods, non-invasive methods. Document the effectiveness of pain medication and non-invasive pain relief measures. आपने जो भी पेन मेडिकेशंस दी है उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, लाइक आपने पेशेंट को दी तो आधे घंटे में पेन रिलीव हो गया या नहीं, 1 घंटा हो गया फिर भी पेन रिलीव नहीं हुआ, सो यू हैव टू डॉक्यूमेंट द इफेक्टिवनेस, कितने टाइम में इफेक्टिव हुई मेडिसिन वो भी आपको लिखना होगा, और जो नॉन इन्वेजिव पेन रिलीफ मेजर्स आपने यूज किए उसकी भी इफेक्टिवनेस कैसी थी वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना होगा। तो नेक्स्ट इज रेड पॉइंट दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। Consider the cultural and spiritual practices and beliefs when planning a pain management. Yes, जब भी पेन मैनेजमेंट करो सो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको खास याद रखनी है, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रुप और पॉपुलेशन जो पेन मेडिसिन एनाल्जेसिक्स एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर देम पेन इज अ पनिशमेंट गिवन बाय गॉड, सो वो पेन मेडिसिन एक्सेप्ट नहीं करते, दे
डू नॉट टेक द पेन मेडिसिन. सो डायरेक्टली आप ऐसे पेशेंट को पेन मेडिसिन नहीं दे सकते. ऑलवेज यू हैव टू कंसिडर द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल मेजर्स ऑफ अ पर्सन while you are giving the pain medications. Any doubt in this? No, ma'am. Okay. So let's move to the complications after surgery. So tell me, surgery के बाद कौन सी complications हो सकती है पेशेंट को? एक तो हमने आगे ही देखा था कि टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हमें ये सब करना होता है. प्री ऑपरेटिव टीचिंग में ही हमने देखा था. Bleeding થઈ શકે. Yes, bleeding, then This થઈ શકે. hemorrhage, yes, પછી patient ventricle Infection, તો ventilator constipation. pneumonia થઈ શકે. infection, atelectasis, yes, Thromboembolic, thrombophlebitis, yes, thrombophlebitis or VTE, then pneumonia, pneumonia, Urinary sorry, retention, urinary retention, Sepsis. paralytic ileus, yes, shock માં જઈ શકે. patient shock માં જઈ શકે. કયું shock? hypovolemic shock, Hypovolemic shock. Polemic shock due to bleeding, yes, then Urinary tract infection. infection, yes, Sepsis. sepsis, yes, dehiscence, Wound Death. diagnosis, yes, wound dehiscence, yes, Skin breakdown. स्किन ब्रेकडाउन, यस, प्रेशर सोर्स हो सकता है अगर पेशेंट की कोई ऐसी सर्जरी हो. सो लेट्स सी अबाउट वेरियस कॉम्प्लिकेशंस जो सर्जरी के बाद होती है. पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो बहुत ही कॉमन है, इजीली पेशेंट को हो सकती है. सो दैट इज न्यूमोनिया एंड एटिलेक्टेसिस. हाइपोक्सेमिया हो सकता है पेशेंट को. व्हाट इज हाइपोक्सेमिया? There are two terms, hypoxia and hypoxemia. decrease What is that? oxygen, oxygen, Hypoxemia means what? decrease oxygen in tissue level, मतलब Decreased level of oxygen in blood. Anemia. Anemia is for blood. Yes. And hypoxia means decreased O2 level in O2 level कम हो गया. It could be in tissue level or anything. So hypoxia means सारी body पूरी system O2 कम experience कर रही है. O2 कम हो गया है पूरी body में. Xemia means in the blood. So hypoxemia हो सकता है. Pulmonary embolism हो सकती है. Hemorrhage, deconditioning हो सकता है. We will study each and every complications in detail. Shock हो सकता है, but कौन सा shock? Hypovolemic shock. Malignant hyperthermia हो सकता है. इंट्रैक्टेबल पेन होगा, सीवियर पेन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कॉमन है, कॉन्स्टिपेशन होगा, पैरालिटिक इलियस होगा पेशेंट को, स्किन ब्रेकडाउन हो जाएगा, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगा अगर यूरिन आउटपुट बहुत कम हो गया है. तो वुंड इन्फेक्शन हो जाएगा, वुंड डेहिसेंस, वुंड एविसरेशन हो सकता है और सेप्सिस हो सकता है. तो दिस आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस दैट कुड हैपन in the post-operative period. So let's study about each and every complication. So first is pneumonia and atelectasis. Tell me what is pneumonia, first of all. It's like inflammation of the alveoli Inflammation થઈ જાય. in lungs. Inflammation of the alveoli, yes. Whenever there is inflammation, हमारी body क्या करती है? वहां पर क्या हो जाएगा? Swelling. स्वेलिंग हो जाएगा, यस. WBCs वो सब वहां पर आ जाएंगे. एडिमा हो जाएगा, एक्सुडेट्स फॉर्म हो जाएंगे. सो न्यूमोनिया में ये सब फॉर्म हो जाता है. एल्वियोलाई में आपको पता है कि लोग बोलते हैं कि पानी भर गया है लंग्स में. सो न्यूमोनिया इज नॉट द वाटर फील्ड इन द लंग्स, बट जो इन्फेक्शन हुआ है, सो बॉडी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से वहां पर WBCs, एक्सुडेट्स, स्वेलिंग, एडिमा वो सब हो जाता है. तो उससे ऐसा लगता है कि उसमें फ्लूइड फिल्ड हो गया है. सो दैट इज मेजरली इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई, और उसकी वजह से ये सब होता है. इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से उसमें लगता है कि फ्लूइड फिल्ड हो गया है. नेक्स्ट, व्हाट इज एटिलेक्टेसिस? collapse of alveoli, कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई. एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती है. नॉर्मली एल्वियोलाइज आर लाइक बलून.
एयर जब इनहेल करते हो तो एल्वियोलाइज एक्सपांड होगी, एक्सहेलेशन पे ऐसे रिट्रैक्ट हो जाएगी, पर वो कंप्लीटली कोलैप्स हो गई है, वो इन्फ्लेट ही नहीं होती, लाइक बलून वो फूलती ही नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड एज एटिलेक्टेसिस। यू कैन सी इन द इमेजेस कि एटिलेक्टेसिस का इमेज बताया गया है कि इमेज ए है, दैट इज द नॉर्मल एल्वियोलाई, बट ड्यू टू द म्यूकस प्लग अक्यूमुलेशन, जब भी पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखते हो तो पेशेंट में नॉर्मल ब्रीथिंग मैकेनिज्म नहीं होता, बिकॉज पेशेंट मशीन पर है, तो सारा म्यूकस अक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर वो कंप्लीटली अक्यूमुलेट हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा, तो उसकी वजह से एयर इन एंड आउट नहीं हो पाएगी और एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी। सो सी में एटिलेक्टेसिस दिया गया है। So, pneumonia is an inflammation of the alveoli caused by an infectious process that may develop 3 to 5 days post-operatively as a result of infection, aspiration, and immobility. Yes. Inflammation alveoli का क्यों होता है? So, normally वो 3 से 5 दिन के बाद होता है, सर्जरी के 3 से 5 दिन बाद होगा. But what are the main causes? क्यों हुआ? So, first of all तो infection हो गया हो, उसकी वजह से होता है pneumonia. फिर पेशेंट ने कुछ एस्पिरेट कर लिया है, सो एस्पिरेशन दैट इज इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन बॉडी लंग्स में। नॉर्मली वो लंग्स में फूड या फ्लूइड की जगह ही नहीं है, अगर कुछ भी एस्पिरेट कर दोगे तो लंग्स में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूमोनिया हो सकता है। और इमोबिलिटी, लॉन्ग टर्म से पेशेंट वेंटिलेटर पर है, दैट्स व्हाई वेंटिलेटर असिस्टेड न्यूमोनिया इज वेरी कॉमन। लॉन्ग टर्म से उसकी एल्वियोलाई इमोबाइल है, एल्वियोलाई को कुछ फंक्शन ही नहीं करना पड़ रहा है, सो उसकी वजह से भी, स्टेडी स्टेट की वजह से भी न्यूमोनिया हो सकता है। सो दिस आर द 3 कॉजेस कि क्यों न्यूमोनिया होता है। नेक्स्ट इज एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस इज द collapsed or airless state of the lung that may be result of an airway obstruction caused by accumulated secretion or a failure of client to deep breathe or ambulate after surgery. एटिलेक्टेसिस मींस सिंपली कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती है, एयरलेस स्टेट हो जाती है लंग्स के, उसमें एयर होती नहीं है। क्यों होता है? तो जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है, लाइक सिक्रीशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या फिर आफ्टर सर्जरी पेशेंट डीप ब्रीथिंग नहीं कर रहा, सो उसकी वजह से भी एल्वियोलाइज एक्सपांड नहीं हो जाएगी, उसकी ऐसी ही रहेगी, कोलैप्स ही रहेगी, पेशेंट को आपने एम्बुलेट नहीं करवाया। सो दिस आर द रीजंस जिसकी वजह से एटिलेक्टेसिस हो सकता है। अ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन दैट यूजुअली अकर्स 1 to 2 days आफ्टर द सर्जरी। एटिलेक्टेसिस 1 to 2 days में हो सकता है पेशेंट को आफ्टर सर्जरी। इंसेप्टिव स्पायरोमेट्री एंड अदर पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज हेल्प्स टू प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन। यस, आप इंसेप्टिव स्पायरोमेट्री का यूज करवाते हो पेशेंट को, उससे क्या होगा? पेशेंट डीप ब्रीथ कर रहा है, सो एल्वियोलाइज एक्सपांड होगी। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कॉफिंग एक्सरसाइज जो म्यूकस को एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेगा। सो दिस आर द टेक्निक्स, एक्सरसाइज, वेरियस एक्सरसाइज जिसकी वजह से आप एटिलेक्टेसिस को प्रिवेंट कर सकते हो, न्यूमोनिया को प्रिवेंट कर सकते हो। असेसमेंट, अगर कोई पेशेंट को हमें पता चल गया है कि व्हाट इज न्यूमोनिया, व्हाट इज एटिलेक्टेसिस, पर आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशंस हुई है? सो व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग फॉर न्यूमोनिया एंड एटिलेक्टेसिस? So patient will experience dyspnea and increased respiratory rate. Dyspnea means difficulty breathing. Patient को breathing में difficulty होगी और respiratory rate increase हो जाएगा. Crackles over involved lung area. अगर आप ऑस्कल्टेशन करोगे तो जो भी लोब अफेक्टेड हुआ है, जो भी लंग एरिया अफेक्टेड हुआ है, वहां पर आपको क्रैकल्स सुनाई देंगे। Elevated temperature, yes. Pneumonia is an inflammatory disease condition. So inflammation की वजह से बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है, बिकॉज इन्फ्लामेटरी जो भी प्रोसेसेस होती है उसमें बॉडी अपना टेम्परेचर रेज करती है कि जो भी फॉरेन बॉडी है वो किल हो जाए। दिस आर द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। तो बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाएगा और प्रोडक्टिव कफ एंड चेस्ट पेन होगा, बिकॉज पेशेंट को अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है। सो जैसे ही पेशेंट ब्रीथ करेगा, पेशेंट को चेस्ट पेन होगा और प्रोडक्टिव कफ होगा। तो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग। अगर आपको पेशेंट में ये दिखने को मिलता है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि पेशेंट को न्यूमोनिया और एटिलेक्टेसिस है। अभी इंटरवेंशन क्या करोगे? आपको पता चल गया कि पेशेंट को न्यूमोनिया और एटिलेक्टेसिस ही है, सो व्हाट इंटरवेंशंस यू कैन डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, असेस द लंग साउंड। असेसमेंट इज द फर्स्ट इंटरवेंशन ऑलवेज, you have to keep in mind assessment comes first. So first you will assess the lung sounds, then reposition the client every 1 to 2 hours. पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है कि जिसकी वजह से सिक्रीशंस मूव हो सके।
Encourage the client to deep breathe, cough, and use the incentive spirometry as prescribed. We have to encourage the patient कि deep breathing exercise करो, coughing करो, incentive spirometry use करो. Provide CPT, chest physiotherapy, and postural drainage as prescribed. सीपीटी आप प्रोवाइड कर सकते हो. सीपीटी मींस पेशेंट को बैक में ऐसे चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है जिसकी वजह से जो सारे सिक्रीशंस है वो लूज आउट हो सके. पोस्ट्यूरल ड्रेनेज भी आप कर सकते हो कि सारे सिक्रीशंस निकल जाए बाहर. एनकरेज फ्लूइड इंटेक एंड अर्ली एम्यूलेशन. फ्लूइड इंटेक ज्यादा करने से जो सिक्रीशंस है म्यूकस वो थीन हो सकता है और इट कैन इजीली कम आउट. तो फ्लूइड इंटेक एनकरेज करना है. अर्ली एम्यूलेशन करवाना है हमें. Use a suction to clear the secretion if the client is unable to cough. अगर client खुद से coughing नहीं कर सकता, so we have to suction the secretions. जो भी secretions है वो हमें suction करके निकालने होंगे. Encourage the use of incentive spirometry. हमें patient को encourage करना होगा कि incentive spirometry आप use करो. This is all about pneumonia and atelectasis. Any doubt in that? Okay. Next is hypoxemia. Xemia is itself in the blood. So an inadequate concentration of oxygen in the arterial blood. Blood में अगर oxygen कम हो, so that is called as hypoxemia. In the post-operative client, hypoxemia can be due to shallow breathing from the effects of anesthesia or medication. पोस्ट ऑपरेटिव फेज में हाइपोक्सीमिया क्यों होता है? हाइपोक्सीमिया की वजह से हाइपोक्सिया होगा पेशेंट को, बिकॉज ब्लड में ही प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, सो टिश्यूज में कैसे मिलेगा? सो हाइपोक्सीमिया क्यों होता है? सो सर्जरी के बाद पेशेंट एनेस्थेशिया के इफेक्ट में होता है और जो मेडिकेशन है जिसको पेशेंट ने कंप्लीटली डाउन कर दिया था उसकी वजह से पेशेंट जो नॉर्मल ब्रीथिंग ले करना चाहिए वो नहीं कर रहा, पेशेंट शैलो ब्रीथिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से एडिक्वेट ऑक्सीजन ही पेशेंट नहीं ले रहा है. सो उसकी वजह से पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव फेज में हाइपोक्सीमिया का रिस्क है. असेसमेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट हाइपोक्सेमिक है? सो पेशेंट रेस्टलेस हो जाएगा, पेशेंट डिस्निया एक्सपीरियंस करेगा, डायाफोरेसिस होगा. व्हाट इज डायाफोरेसिस, न्यू स्टूडेंट्स? डायाफोरेसिस मींस व्हाट इज डायाफोरेसिस? चलो बोलो, व्हाट इज डायाफोरेसिस? Sweating. Yes, excessive sweating, that is called as diaphoresis. तो पेशेंट को डायफोरेसिस होगा, टैकीकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ऐसा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म. साइनोसिस पेशेंट में देखने को मिलेगा बिकॉज हाइपोक्सेमिया की वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा. तो यू कैन सी द साइनोसिस. लो पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग, आप SpO2 चेक करोगे वो भी कम आएगा बिकॉज ब्लड में ही ऑक्सीजन नहीं है. सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग. इंटरवेंशंस आप क्या करोगे? सो मॉनिटर द साइंस ऑफ हाइपोक्सेमिया. यू हैव टू फर्स्ट असेस द साइंस ऑफ हाइपोक्सेमिया कि यस हाइपोक्सेमिया ही है या नहीं, एंड देन यू हैव टू नोटिफाई द सर्जन. आप ब्लड में डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं बढ़ा सकते. यू कैन सिंपली टेल द पेशेंट टू टेप द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और वो सब करके ही पेशेंट O2 कंज्यूम कर सकता है. मॉनिटर द लंग साउंड एंड पल्स ऑक्सीमेट्री. लंग साउंड चेक कर रहे हैं. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पेशेंट प्रॉपरली डीप ब्रीथिंग कर रहा है पर वो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रहा है बिकॉज पेशेंट को लंग्स की कॉम्प्लिकेशंस हो गई है. सो यू हैव टू मॉनिटर द lung sounds also and pulse oximetry. Administer oxygen as prescribed. आप डायरेक्टली बढ़ा तो पाओगे नहीं, so simply you have to give the oxygen. आप पेशेंट को डीप ब्रीथिंग या वो करके करो, या पेशेंट नहीं कर पा रहा तो आपको ऑक्सीजन देना होगा. That is the only way. Encourage deep breathing and coughing and the use of incentive spirometer. आप पेशेंट को बोल सकते हो कि डीप ब्रीथिंग करो, कॉफिंग करो, इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज करो कि आपके लंग्स प्रॉपर्ली एक्सपांड हो, आप ज्यादा से ज्यादा O2 ले सको. टर्न एंड रीपोजिशन द क्लाइंट फ्रीक्वेंटली एंड एनकरेज द एम्यूलेशन. आपको क्लाइंट को फ्रीक्वेंटली टर्न एंड रीपोजिशन करना होगा कि लंग्स में अगर म्यूकस ज्यादा है जिसकी वजह से पेशेंट का O2 अंदर नहीं जा रहा, सो सिंपली यू कैन टर्न और reposition the client और early ambulation करवाना है. So this is about hypoxemia. Next complication is pulmonary embolism. What do you mean by pulmonary embolism?
block થઈ જાય artery. Okay, so what is the difference between thrombus and embolus? थ्रोम्बस मतलब Thrombus એટલે block થઈ फॉर्मेशन જાય. થઈ જાય. Thrombus is something clot formation, but it is fixed to some specific place. वो एक जगह पर fixed है. और embolus that is free floating. Embolus freely float कर रहा है. So that is the basic difference. Thrombus लिखा है, so it means कि वो free floating नहीं है, एक ही जगह पर stuck है. और embolus का मतलब कि वो कहीं भी float हो सकता है. So pulmonary embolism is a major complication ड्यू टू पल्मोनरी एयर एम्बोलस भी हो सकता है और एल्स कोई भी क्लॉट हो, क्लॉट का भी एम्बोलस हो सकता है. इट इज नॉट स्पेसिफिक कि हाँ ये एक ही है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म मींस पल्मोनरी आर्टरी में कुछ एम्बोलस आके फंस गया है. इट कुड बी एयर, इट कुड बी क्लॉट. थ्रोम्बस भी हो सकता है, लाइक थ्रोम्बस फ्रीली फ्लोट हो जाए. अगर थ्रोम्बस वहां से डिसलॉज होके फ्रीली फ्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाए तो उसको उस थ्रोम्बस को अब हम एम्बोलस बोलेंगे. सो वो थ्रोम्बस भी आकर फंस सकता है, या फिर जो पाइंट्स में जो एयर चली जाती है, एयर बबल, वो भी एयर एम्बोलिज्म ही कहलाता है. So, an embolus blocking the pulmonary artery and disrupting the blood flow to one or more lobes of the lungs. Pulmonary embolism के मतलब क्या? तो जो एम्बोलस था, जो फ्रीली फ्लोटिंग थ्रोम्बस या एयर थी, वो आके अब पल्मोनरी आर्टरी में स्टक हो गई है, जिसकी वजह से जो लंग्स है, पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? Oxygenated blood supply. Deoxygenated. Yes. Deoxygenated blood. Pulmonary artery, this is the only difference. Normally arteries carries oxygenated blood, but pulmonary artery क्या करेगी? Deoxygenated blood from the heart will carry to the lungs. वहां पर oxygenated होकर pulmonary veins से वापस आएगा. पर pulmonary artery में ही वो blocking है, so वो blood lungs में जा ही नहीं रहा जो purify होके आ सके. तो जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है, एक लोब या एक से ज्यादा लोब, अगर एम्बुलेंस छोटी होगी तो मेन ब्रांच में ब्लॉकेज नहीं होगा, वो डीपली अंदर जाके ब्लॉक करेगी. सो एक ही लोब अफेक्टेड होगा. या फिर बड़ी होगी, एम्बुलेंस बड़ा होगा तो मेन बड़ी ब्रांच में ब्लॉकेज हो जाएगा, तो सारे लोब्स अफेक्टेड हो जाएंगे. सो एक या ज्यादा लोब अफेक्टेड हो जाएंगे, नॉर्मल ब्लड फ्लो वहां पर नहीं जा पाएगा. आपको कैसे पता चलेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का? तो सडन डिजनियस, दिस इज द की साइन. पेशेंट जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हो कि पेशेंट वाज कंप्लीटली फाइन और सडनली पेशेंट ने डिज्निया एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया, सडन एकदम शार्प चेस्ट पेन होने लगा. सो दिस इंडिकेट्स, दिस टूल्स आर वेरी क्लासिकल साइन. अगर ऐसा लिखा गया हो तो आपको तुरंत ही आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है. डिज्निया लिखा हो, सडन डिज्निया नहीं, ओनली डिज्निया, so there might be another reasons कि डिज्निया क्यों था, बट सडन डिज्निया लिखा, पेशेंट अब तक एकदम फाइन था और सडनली पेशेंट को डिज्निया होने लगा, सो इट इंडिकेट पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सो सडन डिज्निया, सडन शार्प चेस्ट पेन और अपर एब्डोमिनल पेन. सो दिस टू आर द क्लासिकल साइंस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म. आपको एग्जाम में ऐसे ही असेसमेंट फाइंडिंग से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन है. सो दिस आर द टू क्लासिकल साइन जिसकी वजह से आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे. पेशेंट साइनोसिस एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जा ही नहीं रहा. सो कैसे पेशेंट को पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा? टेकिकार्डिया हो जाएगा एंड अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर. यस, नॉर्मली जब भी हाइपोक्सेमिया की वैसा होता है तो एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर रेज होता है. बट पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर सडनली, अ ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, द पेशेंट विल एक्सपीरियंस सडनली ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा. सो दिस आर थ्री क्लासिकल साइंस जो पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है. सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स. इंटरवेंशन क्या कर सकते हो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो? Notify the surgeon immediately, and because the pulmonary embolism may be life-threatening and requires emergency actions. Pulmonary embolism है वो बहुत ही fatal है. अगर आप तुरंत ट्रीट नहीं करोगे तो पेशेंट कैन डाई. सो आपको तुरंत ही सर्जन को नोटिफाई करना होगा, रैपिड रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट करनी होगी. अगर वो तुरंत ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट विल डाई, पेशेंट मर जाएगा. सो इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. Monitor the vital signs, administer oxygen medications and treatment as prescribed. Vital signs आपको monitor करने होंगे because tachycardia होगा, tachypnea होगा, hypotension हो जाएगा, ये सब हो जाता है. Oxygen administer करना होगा because patient will experience hypoxia.
मेडिकेशंस देनी होगी। अगर थ्रोम्बस की वजह से हो गया है, थ्रोम्बस जो क्लॉट था उसकी वजह से हो गया है, तो आपको एंटीकोएगुलेंट देना होगा। अगर एयर एम्बोलिज्म है तो व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन यू कैन गिव इन पल्मोनरी एयर एम्बोलिज्म? We have already studied this. अगर Position Left left, lateral. only left lateral? with Trendelenburg. Yes, with Trendelenburg. क्यों? बिकॉज एयर है, वी नो कि एयर ऑलवेज ऊपर की तरफ फ्लोट हो जाएगी, तो पेशेंट को लेफ्ट लेटरल और ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे दोगे तो वो जो एयर बबल है वो वेंट्रिकल्स की तरफ ऊपर फ्लोट हो जाएगा और वो पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक नहीं करेगा। सो दिस इज द की पोजीशन इन पल्मोनरी एयर एम्बोलिज्म। क्लॉट में अगर ये पोजीशन दोगे तो इट वोंट वर्क, बिकॉज क्लॉट इज नॉट लाइक एयर, वो हल्की नहीं है वजन में। सो इट इज ओनली फॉर एयर एम्बोलिज्म। सो जो भी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की गई है वो आपको देनी होगी। ओके, सो आई गेस दिस इज इट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। From tomorrow we will see other complications. So let's do a quick revision. Before that, let me take an attendance. Okay. So let's do a quick revision. आज हमने क्या देखा? So we have seen पेन मैनेजमेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव फेज। नॉर्मली आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पेशेंट को कौन से टाइप का एनेस्थेसिया दिया है। अगर लोकल या स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया है, सो यू हैव टू बी अवेयर कि पेशेंट को सून जल्दी ही पेशेंट पेन एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज उसकी इफेक्ट उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती जैसे कि जनरल की होती है। सो पहले से आप आइडेंटिफाई कर दो कि कौन सा एनेस्थेसिया यूज हुआ है। पोस्ट एनेस्थेसिया पीरियड में कोई एनाल्जेसिक्स दिया है या नहीं, वो आपको पहले से आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट को पूछना है 1 to 10 में रेटिंग्स देने के लिए। अगर पेशेंट नहीं दे पा रहा तो आप डिस्क्रिप्शन वाला भी स्केल यूज कर सकते हो। अगर चाइल्ड है या कंफ्यूज पेशेंट है तो आप डायरेक्टली वो फेसिस वाला पेन स्केल भी यूज कर सकते हो। अलोंग विद दैट आपने पेशेंट का पेन आइडेंटिफाई कर लिया, सो आपको सम ऑब्जेक्टिव डेटा भी देखने होंगे पेशेंट के। फिर पेशेंट को पूछना होगा कि लास्ट टाइम जो पेशेंट को पेन मेडिसिन दी थी उसकी इफेक्टिवनेस कैसी थी। पेशेंट की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो सब आइडेंटिफाई करना होगा। एंड बिफोर गिविंग टू द पेन मेडिकेशंस टू द पेशेंट यू हैव टू आस्क और चेक कि लास्ट मेडिसिन कब दी थी, और यू कैन एडमिनिस्टर एज पर द ऑर्डर। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वैसे करोगे। अगर पेशेंट को ऑलरेडी पीसीए पंप के रिगार्डिंग हमने समझा दिया था प्री ऑपरेटिव फेज में, स्टिल वी हैव टू एंश्योर कि पेशेंट को अभी आता है या नहीं। अगर ओपिएट्स दे रहे हो पेशेंट को तो एवरी 30 मिनट्स पेशेंट का रेस्पिरेटरी चेक, रेस्पिरेटरी रेट और पेन रिलीफ चेक करना है। फर्स्ट नॉन इन्वेजिव मेथड्स यूज करो। पेशेंट को आपने अभी मेडिसिन दी है फिर भी पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है, सो यू विल टेल द पेशेंट कि दिस आर द डिफरेंट मेथड्स यू कैन यूज। सो नॉन इन्वेजिव मेजर्स आप पेशेंट को लिए यूज करोगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन करना है कि पेन मेडिसिन की इफेक्टिवनेस कैसी थी, नॉन इन्वेजिव मेजर्स जो आपने यूज किए वो कैसे थे। The important trade point you have to remember is always consider the client's cultural and spiritual practices before giving pain medicines. Pain medicines के पहले आपको ये सब चेक करना है। देन हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी, जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है पोस्ट ऑपरेटिव फेज में, कि सर्जरी के बाद कौन से कॉमन कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वी हैव सीन न्यूमोनिया एंड एडिलेक्टेसिस। न्यूमोनिया इज मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई, 3 से 5 दिन के बाद होते हैं सर्जरी के। और मेन कॉमन रीजन क्या है? इन्फेक्शन, एस्पिरेशन या इमोबिलिटी की वजह से होता है। एडिलेक्टेसिस मींस कोलैप्स स्टेट ऑफ द लंग्स और एयरलेस स्टेट ऑफ द लंग्स, जो 1 से 2 दिन के बाद देखने को मिलती है। और क्यों होता है? तो क्लाइंट नॉर्मल डीप ब्रीथ नहीं कर सकता, एम्बुलेशन ना करवाया गया हो, तो दिस आर द रीजंस जिसकी वजह से एडिलेक्टेसिस हो सकता है। असेसमेंट कैसे पता चलेगा? तो डिजिया, टेकिपनिया, क्रैकल्स, हाइपरथर्मिया और प्रोडक्टिव कॉफ और चेस्ट पेन होगा पेशेंट को। इंटरवेंशंस आप तो पहले असेसमेंट करोगे, फिर आपको पता है कि इसकी वजह से होता है तो डीप ब्रीथिंग, कॉफिंग, इंसेंटिव, स्पायरोमेट्री, फ्लूइड आप एनकरेज करोगे, सीपीटी दोगे पेशेंट को, सक्शन करके सिक्रेशंस निकालोगे। सो दिस आर द अदर रीजंस जिसकी वजह से आप ये कर सकते हो। म्यूकोलाइटिक्स मेडिकेशंस दे सकते हो कि जो म्यूकस है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। सो दिस आर द इंटरवेंशंस। हाइपोक्सेमिया मींस
inadequate O2 in the ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया है। क्यों? तो पेशेंट को आफ्टर एनेस्थेसिया पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो इसी वजह से ब्लड में O2 कम हो गया है। सो असेसमेंट फाइंडिंग्स आर रेस्टलेसनेस, डिज्निया, डायफोरेसिस, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, साइनोसिस एंड डिक्रीज SpO2। इंटरवेंशंस क्या करोगे? तो पेशेंट को आप सिंपली डीप ब्रीथिंग कराओगे, ऑक्सीजन दोगे। अगर सक्शंस म्यूकस की वजह से पेशेंट अंदर नहीं जा एयर नहीं ले पा रहा है, तो सिंपली यू कैन गिव म्यूकोलाइटिक्स सक्शन करके, CPT, जो भी आपको इन शॉर्ट पेशेंट के अंदर O2 एडमिनिस्टर करना है, कैसे भी करके। सो दिस विल बी द इंटरवेंशंस। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मींस कोई भी एम्बोलस है, इट कुड बी एयर, इट कुड बी थ्रोम्बस, क्लॉट, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एम्बोलस जाके पल्मोनरी आर्टरी में स्टक हो गया, जिसकी वजह से जो एक या एक से ज्यादा लोब से लंग्स के वो डिस्टर्ब हो गए, उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा? द क्लासिकल साइन इज सडन डिजिया, सडन और शार्प चेस्ट पेन होगा, और इट कुड बी अपर एब्डोमिनल पेन, ऐसा भी लिखा हो सकता है, और अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, अ सडन हाइपोटेंशन। सो दिस आर द 3 क्लासिकल साइंस। उसके अलावा साइनोसिस, टेकिकार्डिया होगा पेशेंट को। इंटरवेंशन क्या कर सकते हो? तो पहले जैसे ही आपको पता चले कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, इमीडिएटली नोटिफाई द सर्जन एंड activate the rapid response team, because pulmonary embolism is a life threatening situation। अगर जल्दी कुछ नहीं करोगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सो इमीडिएटली सर्जन को नोटिफाई करना है और रैपिड रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट करनी है, वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव ऑक्सीजन, बिकॉज पेशेंट की डेथ ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने से ही होगी, बिकॉज लंग्स में ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा, ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड होके वापस आ सके। सो वी हैव टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। मेडिकेशंस अगर क्लॉट वाला हो पाओ तो एंटी कोएगुलेंट्स देने होंगे, और जो भी ट्रीटमेंट्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो ट्रीटमेंट्स देनी होगी। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो Madam? यस। ફર્સ્ટ આ જે પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ ફર્સ્ટ એવું લખ્યું હોય કે રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ એક્ટિવેટ કરવાની ધેન ગીવ પોઝિશન તો ફર્સ્ટ વોટ વી હેવ ટુ ડુ ફર્સ્ટ તમારે નોટિફાઈ કરવાનું, અને તરત નોટિફાઈ કરીને તમે, નહીં તો તમે બીજાને બી, સિચ્યુએશન કેવી છે, તમારી જોડે બીજી નર્સ છે કે નહીં, તમે એકલા જ છો, તો પહેલા પોઝિશન આપી દો અને તરત જ નોટિફાઈ કરો। પોઝિશન આપવામાં તમે લેટ કરશો તો એ એર એમ્બ્યુલન્સ છે તરત જ અંદર જઈને સ્ટક થઈ જશે। તો પહેલા પોઝિશન આપો અને પછી ઇન્ફોર્મ કરો। અને ઇફ યુ હેવ 2 નર્સિસ તો તમે એક નર્સને કહી શકો છો કે call the rapid response team and I am giving the position। પોઝિશન પહેલા આપી દેવાની, બીકોઝ તમે એમાં ડિલે કરશો તો એ એર જઈને સ્ટક થઈ જશે। ઓકે Okay, any other doubts? નો Yes. ટેસ્ટના માર્ક્સ આવી ગયા? હા, ટેસ્ટના માર્ક્સ આવી ગયા, બટ અનિશા, આઈ ગેસ તમે સબમિટ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થયો તો કે શું? બીકોઝ તમારું રેકોર્ડ જ નથી। આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ આસ્ક યુ કે તમે ટેસ્ટ આપ્યો નથી, ના મેમ આપ્યું છે, મેં સબમિટ બી કમ્પ્લીટ કર્યું। પણ તમારા માર્ક્સ આયા જ નથી, સબમિશન થયું જ નથી। મેમ મેં તો કમ્પ્લીટ કર્યું। ઓકે, સો ઇફ યુ વોન્ટ હું તમને ફરીથી લિંક મોકલી દઉં, મે બી તમે લેટ સબમિટ કર્યું તો એવું કશું થયું હતું? ના એવું નથી મેડમ, તું બી તમે મને ફરીથી મોકલો, હું ફરીથી ટેસ્ટ આપીશ। ઓકે, સો આઈ વિલ શેર યુ, ક્યારે મોકલું તમે મને મેસેજ કરજો કે મેડમ આ ટાઈમે હું ફ્રી છું, તો હું તમને મોકલી દઈશ। શ્યોર મેમ। ઓકે, મેમ મારું સિમ્પલ નર્સિંગ નું ઓપન નહીં થતું, મેં અર્પિતા મેમ જોડે વાત કરી છે, તો બીજા બધાનું ઓપન થાય છે? ના મેમ નથી ના થતું। મેમ મારું બી નહીં સિમ્પલ થતું। નર્સિંગ તો નહીં થતું મેડમ હેવિંગ ઇશ્યુ આવે છે। ઓકે, સો એ તો મતલબ એના એ કેમનું છે, એનો કંટ્રોલ્સ તમારા હાથમાં નથી, અર્પિતા મેડમ જ જોવે છે। તો એમને એક વખત ફરી યાદ કરાવી દઈશ કે બધા સ્ટુડન્ટ્સને પ્રોબ્લેમ થાય છે સિમ્પલ નર્સિંગ એક્સેસ કરવામાં, તો શી વિલ ચેક કે શું પ્રોબ્લેમ છે એકચ્યુઅલી। હા મેમ, એક મહિના ઉપર થઈ ગયું બટ ઓપન જ નહીં થતું। હા મેમ, અને ઓપન જ નહીં થતું એમ તો પછી ઓકે, તો એમને પૂછી લઈશ કે શું ટેકનિકલ ઇશ્યુ છે કે કશું અહીંયાથી પ્રોબ્લેમ થયો છે કે નહીં, હું પૂછી લઈશ એમને। ઓકે, એની અધર ડાઉટ્સ? ઓકે, સો સી યુ ટુમોરો એટ 9 AM। થેન્ક યુ મેમ। Thank you. કાલે ઓનલાઈન ક્લાસીસ હશે કે શું હશે તમને અપડેટ્સ મળી રહેશે, બીકોઝ આઈ એમ નોટ ફીલિંગ વેલ, સો ઇટ માઇટ બી કે કાલે પણ ઓનલાઈન ક્લાસ હશે, સો આઈ વિલ અપડેટ યુ રિગાર્ડિંગ ટુમોરોઝ ક્લાસીસ। ઓકે મેમ, ઓકે મેમ, ટેક Yeah. કેર મેમ। Care. Thank ટેક you. કેર મેમ।
ટેક કેર. એવું.